But the main course of the case is that he has not been involved on the statement of his brother. इसके भाई ने जो कंप्लेंट का केस में कहीं भी इसका नाम नहीं लिया, किसी दुनिया में नाम नहीं लिया, इसको इन्वॉल्व किया गया है ऑन द स्टेटमेंट ऑफ वन को एक्यूज जिसका भी कोई ताल्लुक नहीं है इस केस से, और एफआईआर में लिखते हैं कि शूटर जिसने मारा है उसकी उम्र 35 साल है, कि जो खुद तैमूर कहता है मैंने देखा है, इन एक्चुअल जो शूटर है जो उन्होंने फर्जी बनाया है उसकी उम्र 63 है और ही इज हाफ पैरालाइज्ड। इस बबुए से पहले का हाफ पैरालाइज्ड है। सो हाफ पैरालाइज्ड बंदा किस तरह आकर गोली मार सकता है? नंबर वन, हमें ये एक खुशकिस्मती समझने या जो भी होता है, मुझे कौशल और शहर क्लाइंट की ख्वाहिश होती है उधर या मुझे कि हम इनको अपना वकील रखें। तो हमारे पास दोनों पार्टियां आई, हमारे पास तैमूर भी आया, कयूम भी आया। तो जब मैंने तैमूर से पूछा क्या हुआ, हमारे बाद वो सिटिंग एज बैठे हुए थे, तो मैंने कहा किस तरह हुआ? उसने एफआईआर में कहता है कि कयूम मौजूद था, लेकिन लाइव उसने मुझे बताया कि वो अकेला था। शूटर आया, शूटर ने गोलियां मारी, और गोलियां जब मारी तो कहता है मैं भागा शूटर के पीछे। तो मैंने कहा तुमने बाप के पीछे क्यों नहीं भागे? बाप को गोलियां मारी अपने ने। फिर उसने कहा कि कयूम ने प्रॉपर्टी की खातिर बाप को मरवा दिया। मैंने कहा अगर उसने प्रॉपर्टी की खातिर बाप को मरवाना था, दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट जो हम ट्रायल कोर्ट में उठाएंगे, और इसी के लिए सारा केस टूटता है। मैंने कहा ये बताओ, अगर उसने प्रॉपर्टी के लिए बाप को मरवाया तो तुम्हें मरवाने में क्या प्रॉब्लम थी? तुम साथ ही तो थे? कहता बिल्कुल साथ था। तो जब मैंने ये बात की तो फिर एक कोई साहब बैठे थे साइड पे जो आए थे, ही टुक ओवर द स्पीच। तो वहां से मुझे और मेरे वालिद को कंफर्म हो गया कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज जो भी थी ये आपको कल दिखाएंगे। अपने वालिद की लास्ट कन्वर्सेशन फ्राइडे की 40 वाले दिन से घंटा पहले, जुम्मे से पहले उन्होंने इसको मैसेज किया है कि फसाद की जड़ हमारी फैमिली में डायग्नोस्टिक सेंटर कारोबार में ताए का बेटा है, हसीब नाम है उसका, ये जरा क्लोज कीजिए। और इसके वालिद का मैसेज जरा पढ़िए, वो क्या लिखते हैं। इसके वालिद साहब लिखते हैं जुम्मे से पहले टेल हिम दैट आई एम गोइंग टू शट डाउन ऑल 4 सेंटर्स एक्सेप्ट रिदान बिकॉज इट इज योर एंड हसीब सेंटर। सो ये क्लियर था, उन्होंने कहा था कि मैं आज जुम्मे के बाद तुम भी आ जाओ, फसाद की जड़ डायग्नोस्टिक सेंटर, फसाद की जड़ हसीब जो पाकिस्तान में नहीं है, वो सब कुछ यहाँ से अपने पेरेंट्स अपने सबको लेकर यहाँ से फरार हो चुका है हमारे पास। सो अब देखना ये है कि इन दोनों भाइयों को कि खुदाया अपने भाई अपने बाप के असल कातिल को ढूंढो, ना कि एक भाई दूसरा भाई उस पर इल्जाम तराशी करे। इसलिए हमने फिर ये डिसाइड किया कि जो सच्चा है हम उसकी वकालत करेंगे, वगैरह दे वर टू पे अस एनीथिंग। आप लोगों के पास आने का ये इस वक्त जो हम आए हैं इसलिए आए हैं ताकि जो आईने का दूसरा रुख है वो भी दिखाइए। तैमूर को क्यों नहीं कत्ल किया इसने? अगर प्रॉपर्टी के लिए मारना था, अगर शूटर को इंगेज करना था तो बाप के साथ भाई भी चला जाता, तो ये जो है एक बहन और एक बाप, एंड ही वुड बी द मेन शेयर होल्डर इन द प्रॉपर्टी। सो इसलिए इस केस में बहुत ज्यादा लकूनाज हैं। द चेन ऑफ कमांड जो कि हम कनेक्ट करते हैं कानून में, वो चेन ही कहीं से नहीं मिल रही। फॉरेंसिक निल है इस केस में। ये कहते हैं कि जो इसके खून के रास्ते थे वो सब खून लिए गए। सो द फॉरेंसिक इज निल, नो टेलीफोनिक कनेक्शन और नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कनेक्शन विद द शूटर, जिसको कहते हैं कि पे किया गया। सो लिहाजा इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ इंशाअल्लाह। बाकी जो अल्लाह बेहतर जानता है कि इंसान को सजा होगी, लेकिन अदरवाइज इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ
काफ़ी हद तक हमारे जो लाइसेंसेज होते हैं कारोबार के वो भी चेंज करा दिए हैं। जितना भी कारोबार है, मामलात है, मेरा भाई 21-22 साल का बच्चा है, मेरा कज़न बड़ा था, कारोबार देखता भी मैं और मेरा कज़न थे। वो बच्चा उस वक्त उसको जब इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि जी आपके भाई ने करवाया, आपके भाई ने करवाया, जब उससे पूछा जाए, जब वो कौन सा के पास गया उसने पूछा आपके पास क्या एविडेंस है, तो उसने आगे कहा जी मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं, मुझे तो यही कहा गया है। उसको यहाँ तक कराया गया जी कि तुम्हारा भाई बाहर आ गया, वो तुम्हें भी मर्डर करवा देगा। ठीक है, एक बाप जो कि मेरे वाले साहब आप ज़्यादातर मीडिया वाले को जानते नहीं हैं, पॉलिटिकली भी जानते हैं ऐसे, वो मेरे दोस्त ज़्यादा थे, मेरे वालिद से ज़्यादा वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। और वो वालिद जिनका मेरे ऊपर पहला इल्ज़ाम लगाया जी मीडिया में कि मैं ड्रग्स करता हूँ, फिर इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से वो क्लियर कर दिया गया कि ड्रग्स का कोई लेना देना नहीं है मेरे ऊपर। फिर अगला मेरे पे इल्ज़ाम लगा कि जी लड़की के पीछे वाले करवा दिया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद कहा गया जी कि लड़की का भी कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद अगला इल्ज़ाम आता है मेरे ऊपर एक गाड़ी का कि जी इसने गाड़ी मांगी वालिद से, वालिद ने इसको इनकार किया, लेकिन वालिद ने छुप के वो बुक कराई थी इसको देने के लिए। अगर आप उसकी 12 से 13 जनवरी की बुकिंग स्लिप गाड़ी की पहले देखें तो वो मेरे नाम की बुकिंग स्लिप है, तो वो गिफ्ट किस तरह का हुआ, वो छुपा किस तरह का हुआ। फिर ये कहते रहे कि वालिद के साथ मेरे बड़े एतराज़ात थे, आपस में बड़े मसले मसाइल थे। मेरे वालिद के साथ अगर मेरे मसले मसाइल होते, चीज़ें होती, तो क्या मेरे वालिद साहब पिछले 1.5 साल से जितने आगे की कारोबारी मामलात हैं, एक्सपेंशन हैं, हर चीज़ है, पाकिस्तान हो या कहीं और हो, वो मेरे नाम पे क्यों करेंगे? मेरे पास हर चीज़ के जो लाइसेंसिंग है, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा कि जितने भी नए मेडिकल सेंटर्स हमारे सारे कारोबार छोड़ते ये देखें मेरे नाम की, मेरे पास फॉरेन ऑफिस अटेस्टेड वो डॉक्यूमेंट्स भी हैं और पिछले साल के हैं, अप्रूव्ड हैं। जिस दिन मेरे वाले साहब मर्डर हुए उस दिन जुमे की नमाज के बाद एक डिवीजन एग्रीमेंट साइन होना था जो कि मेरे कज़न और मेरे बीच में होना था, जिसके ऊपर ही मेरे वाले साहब ने मैसेज किया हुआ था उसके लिए मुझे। फिर उसके बाद एक वकील साहब हैं, वो आते थे हसीब की तरफ से सुपरवाइज करने, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पिछले 6 महीने से पाकिस्तान से बाहर है, वो आता भी नहीं है। और उनके वकील साहब के दुकान, ये मेरे कोई जानने वाले नहीं है ना मेरे कोई वो है, उनके वकील साहब के मुताबिक ये उन्होंने बात की है। वो इसमें कह रहे थे कि मलिक इमरान साहब हैं जो मामू हैं मेरे कज़न के, वो उन्होंने जी इनके सामने मेरे कज़न को बोला है कि 2-3 साल के लिए मुल्क छोड़ के चले जाओ और वापस मत आना। तो मुल्क छोड़ के भागता तो वही है जिसके दिल में कुछ और हो या कोई गलत हो। मैं भी इधर हूँ, मेरा भाई भी इधर है, हमें आपस में लड़ा के बंदा बाहर चला गया है। सारे मामला देखिए, बेसिक मकसद कारोबार या पैसे नहीं है, बेसिक मकसद ये है कि हमारे वालिद साहब के जो असल कातिल हैं वो इस तरह खुले करते रहेंगे, हम जेल भी कटें, हम नाजायज़ चीज़ें भी बर्दाश्त करें, और उसके बाद फिर जो असल हकीकत में जिन लोगों को फ़ायदा है। लेकिन लॉ, मेरे वकील साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा लॉ में देखा जाता है कि बेनिफिशियरी मेन कौन होता है, फ़ायदा किसको मैटर से, मुझे तो नुकसान ही नुकसान है। मेरा वालिद मेरे सर से चला गया, मेरा वालिद जिंदा होता तो मैं कभी किसी जेल जाता, कभी कहीं जाता, वो हर जगह मेरे साथ खड़ा होता, हर मामले में खड़ा होता। वालिद आप लोग भी बच्चे होंगे, आप लोग अपने बच्चे के साथ खड़े होंगे हर जगह। मेरा वालिद दुनिया से चला गया, फिर मेरी वालदा मेरे भाई को मेरे से दूर कर दिया गया, मुझे इतना ज़्यादा, और फिर जब बात की गई तो मेरे बच्चों की तरह, एक छोटा भाई आपके बच्चे की तरह ही होता है, और वो मेरे साथ कोई भी उसकी लड़ाई नहीं, मेरा उसका कुछ नहीं। हम वालिद के कत्ल से 6 दिन पहले घर में मुल्क से आए थे, मेरी तो उससे कोई लड़ाई नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। लेकिन जब उसके मुंह से ये सुना जाता है या उसके कोई पैगाम आता है कि मुझे मरवा देगा, मैं कैसे मरवा सकता हूँ? अपने बाप को कौन मरवाता है? या तो मैं कोई बहुत लोअर फैमिली से हूँ जी, कोई और मसला हो, कोई मजहब का मसला हो, कोई कुछ हो, मेरा तो मेरे वाले से कोई इख्तिलाफ ही नहीं था। और ये मैं नहीं, ये जो हमें जानते हैं वो ये बोलेंगे, वो बताएंगे, गवाही देंगे इस बात की कि मेरे वालिद के साथ कोई मसला ही नहीं था। इल्जाम 3 लगते हैं, तीनों खारिज हो जाते हैं। और मुझे पता है कोई बंदा इस केस में गिरफ्तार नहीं हुआ, यह मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज, मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। जो मेरे मुकदमे बाहर है, बाकी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। ये पहला मर्डर का केस है जिसमें जो शूटर जिनको कहा जाता है वो खुद आके पेश होते हैं। कौन सा शूटर पेश होता है, खुद मुझे बताएं।
नाई है, चूंग में उसका फट्टा है नाई का, उसको उन्होंने सहूलतकार बनाया, एक नाई को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, बाकी 6 लोगों को तो गिरफ्तार किया ही नहीं। मैं भी जब घर था तो वो मेरे भाई को उस वक्त लेने आए थे, मुद्दई को लेके जाना है, कोई बंदे हमने पकड़े उसको दिखाने हैं। मैं तो